everyone. I, Samish Fale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIFT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering, having code 22337 for third semester Diploma in Mechanical Engineering students. In this course, we already started with our second chapter, that is ideal gas and ideal gas processes, and this is seventh lecture on second chapter, and our today's topic is isothermal process. So before starting with today's topic, let us discuss or revised what we have learned in the previous video. In the previous video, we had learned or studied the numerical on constant वॉल्यूम प्रोसेस. इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या सीखे थे? न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखे थे. किसके ऊपर में? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर में. आज के टॉपिक में अपन क्या सीखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस. आज का वीडियो देखने के बाद में आपका आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है वो डिफाइन कर पाओगे. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे. और उसके बाद में आउटलाइन पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. पीवी और टीएस डायग्राम बना पाओगे किसके लिए? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. ये कुछ प्रोग्राम आउटकम्स है जो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में. जहाँ पर टिक है वो प्रोग्राम आउटकम आज के वीडियो पढ़ने के बाद में आपके क्या होंगे? सेटिस्फाइड होंगे. क्लियर है? तो आज का टॉपिक चालू करने के पहले अपन देखते हैं कितने टाइप के आइडियल गैस प्रोसेसेस होते हैं. तो द डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑफ गैसेस में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. सबसे पहला है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोपिस्टिक प्रोसेस बोला जाता है, जो कि अपन ने इसके पहले जब वीडियोस में देखे थे कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, उसमें अपन ने देखे थे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका पीवी डायग्राम देखे थे, उसका टीएस डायग्राम देखे थे. और अपन ने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी इसके पहले वाले वीडियोज़ में देखे थे. उसके बाद में अपन ने देखे थे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाता है. इसके पहले बाद में अपन ने कौन सा प्रोसेस पढ़े थे? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाता है. तो अपन ने आइसोकोरिक प्रोसेस में देखे थे कि उसके पीवी और टीएस डायग्राम देखे थे. उसके बाद में अपन ने उसके डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे थे. वर्क डन निकालने का फॉर्मूला देखे थे. उसके बाद में हीट सप्लाइड निकालने का फॉर्मूला, डिफरेंट चीज़ें फॉर्मूले थे. और उसके बाद वाले वीडियो में अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखे थे. उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, या फिर उसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या फिर उसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. किसके बारे में? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में. उसका पीवी टीएस डायग्राम देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद में उसके फॉर्मूलेज देखेंगे कहाँ पर? आज के वीडियो में. उसके बाद में नेक्स्ट और एक जो टाइप का प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ये अपन आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ये भी आने वाले इसके ऊपर में वीडियोस में पढ़ेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस अपनी थ्रोटलिंग प्रोसेस और रिस्ट्रिक्टेड फ्लो प्रोसेस. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो स्टार्टिंग के जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है? अपनी रिवर्सिबल प्रोसेस. ये कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस. और ये जो सिक्स्थ वाली प्रोसेस है ये कौन सी है? अपनी इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये कौन सी प्रोसेस है? अपनी इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक जो है अपना कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको अपन बोला जाता है क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोली जाती है? आइसोथर्मल प्रोसेस. तो यहाँ पे मैं दो ग्राफ बनाता हूँ. एक मैंने ग्राफ बनाया है, एक वाई डायरेक्शन है जिसके ऊपर में मैंने लिया है प्रेशर, जिसको मैंने दिया है क्या? पी से डिनोट किया है. और एक्स डायरेक्शन के ऊपर में लिया है मैंने क्या? वॉल्यूम. तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया जहाँ पे वाई डायरेक्शन के ऊपर में लिया मैंने प्रेशर, एक ग्राफ एक्स डायरेक्शन के ऊपर में लिया मैंने क्या? वॉल्यूम, जिसको डिनोट किया मैंने वी से. उसी तरीके से एक दूसरा ग्राफ लिया जिसमें
एक्स डायरेक्शन के ऊपर में लिया है मैंने क्या, एंट्रोपी, और वाई डायरेक्शन के ऊपर में लिया है मैंने क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने डिनोट किया टी से और एंट्रोपी को मैंने डिनोट किया एस से। तो ये वाले ग्राफ को बोला जाता है टीएस ग्राफ, और प्रेशर वॉल्यूम वाले इसको बोला जाता है पीवी ग्राफ। तो सबसे पहले पीवी और टीएस डायग्राम बनाने के पहले अपन देख लेते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता क्या है। तो क्या बोला है इसमें, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट during expansion and compression, that process is known as isothermal process or constant temperature process. That process is known as isothermal process or constant temperature process. क्या बोल रहा है कि एक कोई भी प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट, अगर कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस वाले प्रोसेस का क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। कब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। एक्सपांशन मतलब फैलाव, जब वो गैस एक्सपांड होगी तब, या फिर वो जब गैस कॉम्प्रेस होंगी, जब वो गैस का वॉल्यूम कम होगा। कॉम्प्रेशन होना मतलब वॉल्यूम क्या होना, कम होना, जब वो गैस का वॉल्यूम कम होगा तब भी, या फिर वो गैस का एक्सपांशन होना मतलब वो गैस का जब वो फैलेंगी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों टाइम पे जब भी क्या बोल रहा है कि वो गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो गैस का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, आइसोथर्मल प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। समझ में आ गया। अगर कोई भी गैस ड्यूरिंग एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस वाले गैस को बोलते हैं अपन कौन सी प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसका देखते हैं अपन पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। तो अभी है यहाँ पे देखो, एक कोई तो भी गैस है, उसको मैंने लिया है, उसको मैंने एक कंटेनर में लिया, तो उसका जो इनिशियल स्टेट रहेगी वो गैस की, उस गैस की क्या रहेगी, एक इनिशियल स्टेट रहेगी। वो वाले इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा वाला पॉइंट, मेरा 1 वाला पॉइंट। वो गैस की इनिशियल स्टेट कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा, 1 वाला पॉइंट। तो ये 1 वाला पॉइंट को अगर मैं वाई डायरेक्शन में लेके गया तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है वाई डायरेक्शन के ऊपर में, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा ये फर्स्ट पॉइंट का, जो कि रहेगा क्या, T1। और अगर इसको मैंने नीचे में लेके आया, ये वाले पॉइंट को मैंने नीचे में लेके आया, तो यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर एक्स डायरेक्शन पे क्या है, एंट्रोपी, जो कि रहेंगी मेरे को यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की क्या मिल जाएंगी, एंट्रोपी। क्लियर है। अभी उसी तरीके से ये वाली जो गैस है इसका कुछ प्रेशर रहेगा स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से पॉइंट से, 1 नंबर पॉइंट से। मैंने बताया कि 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना इनिशियल कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो गैस की। तो ये जो 1 नंबर पॉइंट है यहाँ पर, ये पीवी डायग्राम में, इसको अगर मैं वाई डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो वाई डायरेक्शन में क्या है, प्रेशर। तो यहाँ पे मेरे को उस गैस का क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा P1। और इसको अगर मैं नीचे में लेके आ जाऊंगा एक्स डायरेक्शन में, ये पॉइंट को नीचे में एक्स डायरेक्शन में लेके आऊंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, वॉल्यूम मिलेगा कितना, V1 वो पॉइंट का। तो ये इनिशियल स्टेट का मेरे को क्या मिल गया, ये 1 पॉइंट पे उसका टेम्परेचर मिल गया, वो गैस का टेम्परेचर कितना है, वो गैस की एंट्रोपी कितनी है वो मिल गई, वो गैस का प्रेशर कितना है वो मिल गया, और वो गैस का वॉल्यूम कितना है वो मिल गया। अभी देखो 1 से 2 जब ये गैस क्या हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसा जैसे ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मैंने बताया वॉल्यूम कब बढ़ता है गैस का, जब वो एक्सपांड होती है, मतलब ये 1 से 2 ये गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो एक्सपांड होकर ये कौन से पॉइंट पे आ गई अभी गैस, सेकंड पॉइंट पे। तो जब ये सेकंड पॉइंट पे आ गई तो ये पॉइंट को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा, ये पॉइंट का मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाई डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, जो कि रहेगा मेरा कौन सा, P2 प्रेशर, मतलब फाइनल प्रेशर वो गैस का एक्सपांड होने के बाद में। और उसको मैं अगर नीचे लेके आऊँगा, अगर ये पॉइंट को मैं एक्स डायरेक्शन में लेके आऊँगा, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है मेरा वॉल्यूम, तो ये वाले पॉइंट पे मेरे को क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, जो कि रहेगा मेरा क्या, V2। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि वॉल्यूम V1 वाला वॉल्यूम क्या है, कम है, और V2 वाला वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। मतलब इस वाले कंडीशन में ये जो गैस है ये क्या होगी, एक्सपांड हुई, क्या हुई है गैस, एक्सपांड हुई। अगर इसका रिवर्स रहता, अगर ये 1 पॉइंट यहाँ पे रहता और 2 पॉइंट यहाँ पे रहता, तो क्या हो जाता, यहाँ पे ये जो पॉइंट है V2 की जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम कितना आता है, V1, और ये V1 की जगह पे वॉल्यूम कितना आता है, V2। तो यहाँ पे देख रहे हो अपन क्या वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये गैस क्या हो रही है, अपनी कॉम्प्रेस हो रही है। क्लियर है, ये गैस क्या हो रही है, अपनी कॉम्प्रेस हो रही है। पर ये जो ग्राफ बना था ये काय के लिए था, अपना अपना ग्राफ था एक्सपांशन के लिए। क्लियर है। तो ये आपको हरदम याद रखना पड़ेगा कि आपको जो ग्राफ बनाना है वो कॉम्प्रेशन का बनाना है कि एक्सपांशन का बनाना है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो अभी ये देखो अपना जब कॉम्प्रेशन एक्सपांशन हुई गैस, तो इस टाइम पे ये देखो, ये जब 1 से 2 जब ये टीएस डायग्राम में अपन देख रहे हैं, तो ये इसका टेम्परेचर जो था, पहले जो टेम्परेचर था T1 उतना ही टेम्परेचर है T2। मतलब यहाँ पे यही डेफिनेशन में बोला गया था कि जब
कोई गैस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में मेंटेन्ड है तो उस गैस का कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन के वक्त में उस गैस का क्या होता है, टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, और उसी वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। उसी इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर है, उसी वाले प्रोसेस को अपन बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर ये मैं 2 पॉइंट का ये टीएस डायग्राम में इधर एस वाले डायरेक्शन में यहाँ पर लाया एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इस पॉइंट की एंट्रोपी मिलेगी जो कि रहेंगी S2। तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, T इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर इसका प्रेशर जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। तो ये अपन ने काय में पढ़े थे, ये बॉयल्स लॉ में पढ़े थे, ये कि बॉयल्स लॉ में अपन ने पढ़े थे कि अगर कोई गैस का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, कोई गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस गैस का जो प्रेशर रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या, उस गैस के वॉल्यूम को। तो अपन ने यही देखे कि यहाँ पर P1 वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या है, उस वाले इस पर कम है, और जब प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्लियर है, तो सबको समझ में आ गया। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी गैस अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में मेंटेन है तो वो एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन के वक्त में अगर मेंटेन करके रखे तो उस वाले गैस को, उस वाले प्रोसेस को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। क्लियर है, उसके बाद में अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि पीवी डायग्राम जो रहता है उसका जो कर्व रहता है उसके अंदर का एरिया, अगर अपन ने एक्स डायरेक्शन में उसके अंदर का एरिया लिए, उसके अंदर का एक्स डायरेक्शन में अपन ने उसके अंदर का एरिया लिए, तो वो क्या बताता है अपने को, हरदम वर्क डन। क्या बताता था वो अपने को, हरदम वर्क डन। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन, ये कर्व के अंदर में एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे एरिया आ रहा है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रोसेस रहेंगी इसमें अपना क्या मिलेगा, वर्क डन निकलेगा। जबकि अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में देखे थे कि वहाँ पे क्या आ रही थी, एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन आ रही थी, कोई एरिया नहीं मिल रहा था अपने को पीवी डायग्राम में। तो वर्क डन अपना कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या था, 0 था, पर यहाँ पे वर्क एरिया मिल रहा है, यहाँ पर अपना कर्व के अंदर में क्या हो रहा है, एरिया मिल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में। तो यहाँ पे वर्क डन कुछ तो भी रहेगा, और वो वर्क डन कितना रहेगा उसका निकालने का फॉर्मूला अपन कहाँ पर पढ़ेंगे, इसके अगले आने वाले स्लाइड में देखेंगे। क्लियर है, उसी तरीके से मैंने बताया था कि जो टीएस डायग्राम में कर्व के अंदर का जो एरिया रहता है, जो टीएस डायग्राम जो रहती है उसमें जो एक्स डायरेक्शन में जो कर्व के अंदर का जो एरिया रहता है वो हरदम अपने को क्या देता है, वर्क डन। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कर्व के अंदर का एरिया मिल रहा है अपने को, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा कि हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर कितना कर रहा है अपन, हीट ट्रांसफर कितना कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में, ये अपने को पता चल जाएगा। और हरदम याद रखना कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस रहता है ये स्लो प्रोसेस रहता है। ये कौन सा प्रोसेस रहता है, स्लो प्रोसेस रहता है। यहाँ पे जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वो एकदम क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हरदम क्या रहेगा, ये स्लो प्रोसेस रहेगा। क्लियर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ये कौन सी प्रोसेस रहती है, अपनी स्लो प्रोसेस रहती है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। तो सबको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है वो समझ में आ गया। तो अभी अपन देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए उसके फॉर्मूलेज देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपना फॉर्मूला रहता है वो रहता है पीवीटी रिलेशन, जिसको बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन। वो अपने को पता है, यहाँ पे 2 ही स्टेट थे, एक फर्स्ट स्टेट है जिसको इनिशियल स्टेट बोले थे अपन ने, और एक सेकेंड स्टेट है जिसको अपन ने फाइनल स्टेट बोले थे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने पीवीटी रिलेशन P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो T1 इक्वल्स टू T2 रहता है, अपन ने देखे ग्राफ में, तो ये T1 इक्वल्स टू T2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पीवीटी रिलेशन क्या बन रहा है अपना, P1/V1 इक्वल्स टू P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ये अपना रिलेशन बन रहा है काय के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अगर मैं प्रेशर वाला टर्म एक साइड में ला लूँ और वॉल्यूम वाला टर्म एक साइड में ला लूँ तो ये क्या हो जाएगा, V2, ये V2 इधर साइड था इक्वल्स टू के ये इधर साइड में, तो ये V1 इधर साइड में इक्वल्स टू के इधर साइड में मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल्स टू के इधर साइड में लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, V2/V1। उसी तरीके से P1 इक्वल्स टू के इधर साइड में, ये P2 इक्वल्स टू के इधर साइड में एज इट इज ये मल्टीप्लाई में इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये P1/P2। तो समझ में आ गया। तो ये वाला आपको हरदम याद रखना है पीवीटी रिलेशन का के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, यह हरदम आपको V2/V1 इक्वल्स टू P1/P2, ये अपने को पीवीटी रिलेशन हरदम याद रखना है, किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। ये आपको हरदम
आपको प्रेशर निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, अगर इनिशियल प्रेशर पूछा कभी आपको निकालने के लिए तो उसके लिए काम आएगा। अगर इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम पूछा कितना है कोई न्यूमेरिकल में तो उसके लिए काम आएगा। फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा तो उसके लिए काम आएगा। फाइनल प्रेशर निकालने के लिए बोला तो उसके लिए काम आएगा। तो ये हरदम ये याद रखना का पीवीटी रिलेशन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है, V2/V1 इक्वल्स टू P1/P2। समझ में आया सबको। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है अपना आइडियल गैस इक्वेशन। इसका अपन ने डेरिवेशन देखे थे सेकंड वीडियो में। आइडियल गैस इक्वेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, और वो क्या होती है अपनी PV इक्वल्स टू MRT। क्या होती है, PV इक्वल्स टू MRT, जिसमें ये M और R ये तो अपना क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर अपने को आइडियल गैस इक्वेशन पहले पॉइंट के लिए लगाना है, आइडियल गैस इक्वेशन कौन से पॉइंट के लिए लगाना है, पहले पॉइंट के लिए, इनिशियल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा P1V1 इक्वल्स टू MRT1। ये क्या हो जाएगा P1V1 इक्वल्स टू MRT1। अगर अपने को आइडियल गैस इक्वेशन सेकंड पॉइंट के लिए लगाना है तो ये क्या हो जाएगा P2V2 इक्वल्स टू MRT2। क्लियर है। तो कौन से पॉइंट के लिए अपन इनिशियल के लिए लगा रहे तो वहाँ पे आएगा P1V1 इक्वल्स टू MRT1। अगर अपन फाइनल के लिए लगा रहे तो वहाँ पे क्या आएगा P2V2 इक्वल्स टू MRT2। तो ये हो गया अपना सेकंड फॉर्मूला। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है अपना काय के लिए, वर्क डन के लिए। काय के लिए, वर्क डन के लिए। वर्क डन कैसे निकालेंगे अपन काय के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो वर्क डन के लिए मैं डिनोट करता हूँ वर्क डन को कैसे, W से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P1V1 log ऑफ E V2/V1। क्या होता है P1V1 log ऑफ E V2/V1। तो यहाँ पे मेरे को देखो पीवीटी रिलेशन से मेरे को पता है V2/V1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, P1/P2 के बराबर है। किसके बराबर है, P1/P2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P1V1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई V2/V1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ P1/P2। ये कहाँ से आया मेरा वाला, ये पीवीटी रिलेशन से। यहाँ पे दिख रहा है आपको V2/V1 इक्वल्स टू क्या होता है अपना P1/P2 होता है। तो यहाँ पे V2/V1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ P1/P2। क्लियर है। और एक चीज P1V1, ये जो P1V1 है, ये जो P1V1 है इसके जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये अगर आइडियल गैस इक्वेशन से इसको दे रहा हूँ मैं P1, ये हो गया V1, MR तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा अपना MRT1। तो P1V1 के जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ MRT1। क्या लिख सकता हूँ MRT1। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी टेम्परेचर दिया है, प्रेशर नहीं दिया है, तो आप ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। क्या, MRT1 इंटू लॉग ऑफ V2/V1। तो ये वाले फॉर्मूले से भी आप वर्क डन निकाल सकते हैं। क्या, MRT1 लॉग ऑफ V2/V1 से भी आप वर्क डन निकाल सकते हो अगर आपको कभी क्वेश्चन में प्रेशर नहीं गिवन है। अगर कभी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम नहीं गिवन है पर टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P1V1 के जगह पे MRT1 क्या आएगा MRT1 इंटू लॉग ऑफ P1/P2। तो ऐसे अपने वर्क डन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के वर्क डन के कितने फॉर्मूले बनते हैं, चार। कौन सा, एक है अपना P1V1 लॉग ऑफ V2/V1, दूसरा है MRT1 लॉग ऑफ V2/V1, फिर उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला क्या है P1V1 लॉग ऑफ P1/P2, और तीसरा क्या है MRT1 लॉग ऑफ P1/P2। तो आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखना है, ये आपको चारों फॉर्मूले याद रखना है। आप एक फॉर्मूला याद रखो ऑटोमेटिकली बाकी फॉर्मूले बन जाएंगे। आप ये याद रखोगे P1V1 log ऑफ V2/V1, तो पीवीटी रिलेशन से V2/V1 के जगह पे आप P1/P2 यूज़ कर सकते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन से P1/P1V1 के जगह पे आप MRT1 भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था अपना वर्क डन के लिए फॉर्मूला, किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। किसके लिए था ये फॉर्मूला, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने को क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर आपको कभी न्यूमेरिकल बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या होगा देखते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अपन डिनोट करते हैं कैसे, DU से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है M इंटू CV T2 माइनस T1। क्या होता है M इंटू CV T2 माइनस T1, वेयर M क्या होता है मास, CV क्या होता है अपना स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अपन ने ये देखे थे T2 क्या होता है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और T1 क्या होगा अपना इनिशियल टेम्परेचर। पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में आपको पता है कि T2 इक्वल्स टू T1 होता है। मतलब अगर T2 की वैल्यू 1 है और T1 की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा 0। तो हरदम याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा अपना 0। क्या रहेगा 0। क्लियर है। क्यों 0 है, क्योंकि T2 टेम्परेचर, फाइनल स्टेट का टेम्परेचर और इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर दोनों क्या है अपने सेम है।
फाइनल स्टेट का टेम्परेचर और इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर की दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहती है अपनी सेम जीरो रहती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या रहती है जीरो, क्योंकि अपने टेम्परेचर क्या है फाइनल स्टेट का और इनिशियल स्टेट का दोनों टेम्परेचर क्या है सेम है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपको कभी कभार निकालने बोल सकता है हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर। हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर को अपन डिनोट करते हैं कैसे, क्यू से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्यू हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाइड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। पर अपन ने देखे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपना कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या है जीरो, मतलब ये अगर जीरो हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना क्यू इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है अपना डब्लू, मतलब जितनी अपन हीट सप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा वर्क डन होगा। मतलब जो भी फॉर्मूला वर्क डन के है, जो फॉर्मूले अपन ने ये चारों फॉर्मूले वर्क डन के जो फॉर्मूले देखे हैं, ये चार फॉर्मूले जो वर्क डन निकालने के लिए देखे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के, वही सेम फॉर्मूले क्या करेंगे अपने हीट सप्लाइड के, वही सेम फॉर्मूले क्या करेंगे हीट सप्लाइड के। तो देखो वही लिख रहा है सबसे पहले क्यू इक्वल्स टू P1 V1 लॉग ऑफ ई V2 अपॉन V1। तो ये एक ही फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू P1 V1 लॉग ऑफ ई V2 अपॉन V1। यहाँ से ये जो चार फॉर्मूले अपन ने वर्क डन के देखे, ये जो चार फॉर्मूले अपन ने वर्क डन के देखे किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, ये चारों फॉर्मूले में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो काहे के लिए, हीट ट्रांसफर निकालने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है, पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो गया। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वर्क डन, मतलब चेंज हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना वर्क डन। तो वर्क डन के जो फॉर्मूले रहेंगे वही फॉर्मूले अपने रहेंगे काहे के हीट सप्लाइड के। क्लियर है। फिर उसके बाद में कभी कभार आपको निकालने बोल सकता है फॉर्मूले न्यूमेरिकल में चेंज इन एंथैल्पी, क्या निकालने बोल सकता है चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी को अपन डिनोट करते हैं कैसे डीएच से, चेंज इन एंथैल्पी को अपन डिनोट करते हैं कैसे डीएच से। तो डीएच का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू सी पी T2 माइनस T1, क्या होता है चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए m इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ पे m क्या होता है मास ऑफ गैस, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन है तो अज्यूम करना है। Cp क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, अगर नहीं गिवन है तो अपने को अज्यूम करना है, और कितना अज्यूम करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। T2 इक्वल्स टू क्या होता है फाइनल टेम्परेचर और T1 इक्वल्स टू क्या होता है फाइनल टेम्परेचर। पर इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो जैसा अपन ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी में देखे थे कि अगर टेम्परेचर सेकंड पॉइंट का 1 है तो अगर उतना ही फर्स्ट पॉइंट का भी रहेगा, तो 1 माइनस 1 अगर जीरो हो गया और जीरो से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करा तो मेरी वाली वैल्यूज़ कितनी आएंगी, उस चीज़ की जीरो ही आएंगी। मतलब जैसा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो होता है, वैसा ही चेंज इन एंथैल्पी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या होता है जीरो होता है। समझ में आया। जैसा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या होता है जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए जीरो होता है, उसी तरीके से चेंज इन एंथैल्पी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या होती है जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर दोनों क्या है अपने सेम है, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर दोनों सेम है, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए क्या होता है अपना जीरो होता है। नेक्स्ट अपने को निकालने बोलता है चेंज इन एंट्रोपी। अगर आपने को कभी कभार क्वेश्चन में निकालने बोलता है क्या चेंज इन एंट्रोपी, क्या निकालने बोलता है चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी को कैसे डिनोट करते हैं ds से, चेंज इन एंट्रोपी को डिनोट करते हैं ds से। तो ds का फॉर्मूला क्या होता है mr log ऑफ e v2 अपॉन v1। क्या होता है चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है क्या एम आर लॉग ऑफ ई V2 अपॉन V1। क्या होता है एम आर लॉग ऑफ ई V2 अपॉन V1 कांस्टेंट टेम्परेचर के कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। तो अपने को पीवीटी रिलेशन से पता है V2 अपॉन V1 की जगह पे अपन P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और एक फॉर्मूला बन सकता है अपना क्या एम आर लॉग ऑफ ई, क्या बन जाएगा फॉर्मूला एम आर लॉग ऑफ ई V2 अपॉन V1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं P1 बाय P2, क्या लिख सकते हैं P1 बाय P2। तो ये और एक फॉर्मूला अपना बनेगा काय के लिए चेंज इन एंट्रोपी के लिए, किसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। तो ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद रखना है अच्छे से। क्लियर है।
आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखना है अच्छे से। यही फॉर्मूले कभी कभार आपको डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछता है क्वेश्चन पेपर में कि बताओ कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला बताओ। तो आपको आप ये इसमें से दो में से कोई भी एक फॉर्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे? एम आर लॉग ऑफ ई V2/V1 या फिर क्या होगा एम आर लॉग ऑफ ई P1/P2। क्लियर है? तो ये फॉर्मूलेज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी काम आएंगे और आपको कभी कभार आपको डायरेक्टली भी पूछता है कि फॉर्मूले बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, आप बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो समझ में आया सबको? तो ये फॉर्मूले सबको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े वो एक बार अपन समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखे क्या पीवी और टीएस डायग्राम देखे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनाई जाती है वो देखे अपन ने, पीवी और टीएस डायग्राम। उसके बाद में फॉर्मूला देखे, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला देखे, हीट ट्रांसफर निकालने का फॉर्मूला देखे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का देखे, चेंज इन एंथैल्पी का देखे, चेंज इन एंट्रोपी का देखे। किसके लिए? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। किसके लिए देखे अपन ने? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस किस तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए वर्क डन, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी किस तरीके से निकालते, उस सारी चीज़ें का अपन ने फॉर्मूले आज के वीडियो में पढ़े। नेक्स्ट आता है यूनिट आउटकम अचीव्ड। आज का वीडियो पढ़ने के बाद में अपना जो सिलेबस है उसमें का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें का कौन सा यूनिट आउटकम अचीव्ड हो रहा है वो अपन देखते हैं। तो इसमें से अचीव्ड हो रहा है अपना कौन सा 2.2 वाला यूनिट आउटकम अचीव्ड हो रहा है। और वो क्या है? कैलकुलेट डिफरेंट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग आइडल गैस प्रोसेसेस फॉर गिवन सिचुएशन। डिफरेंट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग आइडल गैस प्रोसेसेस फॉर गिवन सिचुएशन के लिए डिफरेंट एनर्जी चेंजेस कैसे निकालते हैं अपन। एनर्जी चेंजेस बोले तो वर्क डन, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कैसे निकालेंगे ये अपन ने आज के वीडियो से पढ़ा। नेक्स्ट आता है अपना प्रोग्राम आउटकम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कुछ टेबल्स में अपने जो पीओज दिए हुए हैं वो मैप्ड होंगे। तो जो आज पढ़ने के बाद में अपना सबसे पहला तो पीओ जो था अपना बेसिक नॉलेज वो मैप हुआ। बेसिक नॉलेज क्या के लिए? मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज लगेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए। उसके बाद में PO2 अपना डिसिप्लिन नॉलेज, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का डिसिप्लिन नॉलेज बढ़ा। फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा PV और TS डायग्राम की। तो ये PO में ये हुआ आपका सेटिस्फाई। उसके बाद में PO4 अपने को इंजीनियरिंग टूल्स यूज हुए। फिर उसके बाद में आप इंडिविजुअली इसको पढ़ोगे, कम्युनिकेशन आपका इसका पढ़ेगा और ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो ये आपके POs आज के वीडियो पढ़ने से आपके क्या हो रहे? सेटिस्फाई हो रहे। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन इन MSBT। तो आज का जो अपन ने टॉपिक पूछे इसके ऊपर में MSBT में ये जो क्वेश्चंस है ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपको इसमें क्या करना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है उसकी आपको सिर्फ डेफिनेशन देना है। 2 मार्क के लिए पूछता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है उसकी डिफाइन करो। फिर कभी कभार पूछता है कि रिप्रेजेंट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ऑन PV एंड TS डायग्राम। PV और TS डायग्राम के ऊपर में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है वो बनाओ। तो अपन ने पढ़े कि PV और TS डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रोसेस के ऊपर में। तो आपको वो चीज़ बनाना है। उसके बाद में कभी कभार जैसा मैंने बताया जब फॉर्मूला पढ़ाया तब मैंने बताया राइट डाउन दी फॉर्मूला फॉर वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड, चेंज इन एंथैल्पी। जितने अपन ने फॉर्मूले पढ़े वो भी आपको कभी कभार पूछता है। तो वो पूछेगा काय के लिए? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नाम से पूछेगा या फिर कभी कभार पूछेगा आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है वो नाम से पूछेगा आपको, या फिर कभी कभार पूछेगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के नाम से आपको फॉर्मूले पूछेगा। क्लियर है? तो जो भी अपन ने फॉर्मूले पूछे आपको अगर फॉर्मूला पूछता है तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिखना है वहाँ पर। इन दी नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का अपन क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्लियर है? सो थैंक यू एवरीवन। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।